हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है जेके एसएसबी के एग्जाम सब आपके पास आ चुके हैं। कल हम लोगों ने एक डिटेल स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था हर एक चीज़ अब सितंबर में किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करेंगे। अभी तक हम आपके लिए स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश इन सब के एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, अकाउंटेंसी की भी। अब हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स की। जितने भी जेके एसएसबी एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स आएगी उन सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज पार्ट 1 आपके सामने आएगा, अंकुश मैम इनको करवाएंगे। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो मैम साथ में ही सारा क्लियर कर देंगे। जो लोग इस चैनल पर पहली बार, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों को एक और चीज़ बताऊं, आज जन्माष्टमी है। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद। तो जन्माष्टमी की मुबारकबाद के साथ साथ ये बता दूं, जो ऑलीवुड की स्पेशल सेल चल रही है ये आज के लिए ही सिर्फ आप लोगों को मिलेगी, जिसमें आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। हर एक मॉक टेस्ट, हर एक सेक्शनल टेस्ट, नोट्स, वीडियो लेक्चर जो भी इनके हैं, सारे जेके एसएसबी और जेके पीएससी के प्लान्स पे आप लोग कोड यूज़ कर लेना फेस्ट। तो ये आज के दिन के लिए ही है, ऐसा ना हो कि ये चले जाए इसके बाद आपको इनको पुराने रेट पे ही लेना पड़े, क्योंकि मैंने आपको कल सारा बताया था मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट का इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा। तो चलिए, अब आप जो क्वेश्चंस देखेंगे वो मैम बताएंगे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिख के बताना कि कितना आप लोगों ने स्कोर करा है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर। अब आप जो होगा आपका होगा टेस्ट एमसीक्यूज़ का। हे एवरीवन, दिस इज़ अंकुश और मैं आई हूँ आपके साथ इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने के लिए। तो जो पहला टॉपिक है दैट इज़ डिमांड एनालिसिस। सो क्वेश्चन नंबर 1 विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज़ द टर्म डिमांड रेफर्स टू। डिमांड किसे कहते हैं? द टर्म डिमांड रेफर्स टू। देखिए, इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड की बात करते हैं तो उसमें 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। कितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं? 3। पहला कॉम्पोनेंट होता है डिज़ायर टू बाय। डिज़ायर को हम वांट भी कहते हैं, ठीक है। डिज़ायर को हम क्या बोलेंगे? वांट, ठीक है। वांट ऑफ एनी कॉमोडिटी, यानी मैं चाहती हूँ कि मैं वो प्रोडक्ट खरीदूँ। विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस का मतलब है कि आई अग्री। विलिंगनेस मीन्स कि आई अग्री कि हाँ जी भाई, मैं येस कर रही हूँ, मैं एग्री कर रही हूँ कि मुझे वो प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है। थर्ड इज एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे मीन्स सिंपली मीन्स कि आई हैव एनफ परचेजिंग पावर। मेरे पास क्या है? एनफ परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर, और आई हैव एनफ मनी दैट आई कैन बाय दैट प्रोडक्ट। तो यानी कि डिमांड टर्म को कंप्लीट करने के लिए मुझे इन तीनों कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। आई मस्ट बी डिज़ायरस, और मेरे पास वांट होनी चाहिए, मैं चाहती हूँ मैं वो प्रोडक्ट खरीदूँ। विलिंगनेस, आई शुड अग्री, एंड आई शुड हैव मनी टू बाय दैट प्रोडक्ट। आई शुड हैव एबिलिटी टू पे, राइट। तो जब ये तीनों कंपोनेंट्स मिलेंगे तो हमारी क्या बनेगी? इफेक्टिव डिमांड बनेगी इकोनॉमिक्स में। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, राइट। देखिए, इसमें से अगर एक भी कॉम्पोनेंट मिसिंग होगा ना, सपोज़ मैं बोलूँ कि मैं चाहती तो हूँ मैं प्रोडक्ट खरीदूँ, वांट है, विलिंगनेस भी है, लेकिन मेरे पास जी पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी टू बाय द प्रोडक्ट, तो क्या वो डिमांड कहलाएगा? नहीं, वो डिमांड नहीं कहलाएगा। तो ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं डिमांड कहलाने के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट। लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही बेसिक लॉ है इकोनॉमिक्स में। डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड सबसे पहले स्टेट क्या करता है? देखिए, लॉ ऑफ डिमांड जो है इट स्टेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन 2 थिंग्स विच इज़ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। 2 चीज़ों में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इट गिव्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स और नेगेटिव रिलेशन भी कह सकते हैं। अगर यहाँ होता देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दैट वुड ऑल्सो हैव बीन करेक्ट। सो इनवर्स और नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वाई? बिकॉज व्हेन लॉ ऑफ डिमांड की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि व्हेन प्राइस गोज अप इट्स रिस्पेक्टिव डिमांड गोज डाउन। किसी चीज़ की अगर कीमत बढ़ेगी, बहुत ही बेसिक बात है, किसी की अगर कीमत बढ़ेगी तो विल डिमांड लेस ऑफ इट, हम वो कम चीज़ खरीदेंगे, राइट। तो एज प्राइस गोज अप, एज प्राइस राइजेज, इट्स डिमांड decreases, right? So hence there is an inverse relationship between price and quantity demanded. Option B is the correct option for question number 2. Coming up on to question number 3. देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अब आपने लॉ ऑफ डिमांड तो आपको पता चल गया क्या है, अब आप इसकी स्लोप बताइए कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। सो व्हाट वी डू, वी कीप क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड वी कीप इट्स रिस्पेक्टिव प्राइस ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे प्राइस रखते हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्या रखते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड रखते हैं। तो ये रहती है लॉ ऑफ डिमांड की स्लोप।
ये स्लोप ये इंडिकेट करती है कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी जो है, जो हम डिमांड कर रहे हैं, वो घटती जा रही है, राइट। हेंस ये जो स्लोप है ये कैसी है, ये स्लोप है, ठीक है, डिमांड कर्व की ये स्लोप है, तो वो नेगेटिव है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ये आपको याद रखना है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। बाकी ये सारे ऑप्शन जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की ना आपने 4 चीज़ें याद रखनी है। कितनी चीज़ें याद रखनी है? 4 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये याद रखनी है कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व नेगेटिव होती है, दूसरी डाउनवर्ड टू द राइट होती है, तीसरी कांस्टेंट होती है और चौथी स्ट्रेट लाइन होती है। नेगेटिव, डाउनवर्ड टू द राइट, कांस्टेंट एंड स्ट्रेट, ये सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ें आपने स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के बारे में याद रखनी है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस ऑल्सो कि अगर इनमें से सपोज ABCD इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होता कांस्टेंट और स्ट्रेट, तो दैट वुड ऑल्सो हैव बीन करेक्ट। कांस्टेंट और स्ट्रेट भी इसका सही जवाब होता, ठीक है। तो फिलहाल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 says if two goods are complementary then rise in the price of one results in। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात हो रही है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर एक गुड का प्राइस इंक्रीज करेगा, राइज करेगा, तो दूसरे गुड के डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच फंक्शन टुगेदर और विच रन्स टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव, देखिए कार और पेट्रोल के एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कार और पेट्रोल, ठीक है। कार और पेट्रोल जो है ये एक साथ चलते हैं। कार जो है पेट्रोल के बिना रन नहीं कर सकती और पेट्रोल के भी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। पेट्रोल जो है वो कार में डलेगा तो तभी पेट्रोल भी फंक्शन करेगा, राइट। सो कार एंड पेट्रोल आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच रन्स टुगेदर। जैसे चौक और बोर्ड है, बोर्ड पे आप चौक से ही लिखेंगे। टीचर और स्टूडेंट है, दो दे आर नॉट गुड्स, ठीक है। तो टीचर और स्टूडेंट्स जो हैं दे आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। दे फंक्शन टुगेदर, दे वर्क टुगेदर, राइट। एक के बिना दूसरा अधूरा है, तो इट्स लाइक दैट, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच फंक्शन टुगेदर, राइट। अब इस केस में क्या होता है कि अगर एग्जाम्पल कार और पेट्रोल से ही हम लेके चलते हैं कि अगर सपोज प्राइस जो है कार का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर गया, राइज कर गया, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन टू द डिमांड। देखिए प्राइस और डिमांड है, याद रखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्राइस, यहाँ प्राइस है, दूसरी डिमांड है। अगर कार का प्राइस इंक्रीज कर गया तो डिमांड जो है पेट्रोल की वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो देयर इज़, अगर एक का प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आपने याद रखना है कि जब एक गुड का प्राइस इंक्रीज करता है तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज करती है। तो यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। कैसे हो रहा है ये देखिए, सिंपल फंडा है, आप लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे भी एप्लीकेबल कर दो। तो अगर सपोज मैं कार और पेट्रोल की ही फिर से एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर सपोज कार का प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो पेट्रोल की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी ना, क्योंकि अगर कार का प्राइस इंक्रीज करेगा तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड लोग जो हैं वो कार कम डिमांड करेंगे। तो अगर कार का प्राइस इंक्रीज हुआ तो कार जो है वो कम बिक रही है या कम डिमांड हो रही है, तो जब कार कम डिमांड हो रही है तो पेट्रोल भी तो कम डिमांड होगा ना, ठीक है। सो दैट्स वाई इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज when two goods are substitutes for one another, their demand has which type of cross elasticity? Okay, so what is cross elasticity? Cross elasticity किसे कहते हैं? What is cross elasticity? Okay, देखिए cross elasticity किस कहते हैं? It is the responsiveness of demand. The responsiveness of demand with respect to the change in the price of other commodity। एक कॉमोडिटी की डिमांड में जब चेंज आया तो दूसरी कॉमोडिटी की प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, हमने पहले क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स को डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं? दोज गुड्स विच कैन रिप्लेस ईच अदर। Those goods which can replace each other are the substitute goods. For example, इकोनॉमिक्स में हम बड़ी बार एग्जाम्पल लेते हैं टी और कॉफ़ी की, ठीक है। सो टी और कॉफ़ी जो हैं
ये इकोनॉमिस्ट्स की फेवरेट एग्जांपल है टी और कॉफ़ी। तो टी और कॉफ़ी आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। किसी दिन घर पे टी नहीं है तो जी कॉफ़ी बना लीजिए, राइट। किसी दिन घर पे मेहमान आ गए हैं तो कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो उनको नींबू पानी सर्व कर दीजिए। सो कोल्ड ड्रिंक का सब्स्टिट्यूट क्या आ गया? नींबू पानी। सो सब्स्टिट्यूट समझ आ गया। देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने इससे पहले किए थे, जो विच फंक्शन टुगेदर, ठीक है, जो एक साथ काम करते हैं, और सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट। तो क्रॉस इलास्टिसिटी किसे कहते हैं कि अगर सपोज क्रॉस इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, अगर टी की डिमांड में चेंज आई है, टी की डिमांड में चेंज आई है, तो इससे प्राइस ऑफ कॉफ़ी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए अगर टी की डिमांड जो है या टी का जो प्राइस है सपोज़ वो इंक्रीज़ हुआ, टी का प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो लोगों ने टी कम खरीदना शुरू कर दी, तो उन्होंने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया? टी को फॉर कॉफ़ी। तो टी की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करेगी, सॉरी कॉफ़ी की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, अगर एक की डिमांड इंक्रीज़ हुई, एक की डिमांड इंक्रीज़ हुई, प्राइस से एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक की प्राइस इंक्रीज़ हुई तो दूसरे की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। तो यानी कि दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, तो दैट इज़ पॉजिटिव रिलेशन, दैट इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन कब होता है? पॉजिटिव रिलेशन तब होता है जब या दोनों ही क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ कर रही हूँ या दोनों ही क्वांटिटीज़ डिक्रीज़ कर रही हूँ। वो कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव होता है जब एक इंक्रीज़ कर रही हो दूसरी डिक्रीज़ कर रही हो, ठीक है। तो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 6 says, in case of normal goods income effect is। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट क्या होगा? देखिए व्हाट आर नॉर्मल गुड्स? नॉर्मल गुड्स जो हैं वो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स जिनका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। यानी कि नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच वी विल डिमांड मोर या विच वी विल परचेज मोर जब हमारी इनकम इंक्रीज़ करेगी। नॉर्मल गुड्स हम ज़्यादा खरीदेंगे जब हमारी इनकम इंक्रीज़ करेगी। तो दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ कर रही हैं, तो ऑब्वियसली कौन सा रिलेशन हुआ? पॉजिटिव रिलेशन। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब नॉर्मल गुड्स होती कौन सी हैं? एग्जाम्पल वाइज आपको समझा देती हूँ। नॉर्मल गुड्स होगी जैसे कि कार होगी, महंगा फर्नीचर हो गया, या फिर ब्रांडेड क्लॉथिंग हो गई, ब्रांडेड कपड़े हो गए। तो जो हम तब खरीदेंगे जब हमारी इनकम बढ़ रही है। अगर मेरी इनकम कांस्टेंट है या डेली इनकम जो है वो मेरी स्टैग्नेंट है, तो मैं वो गुड्स नहीं खरीदूंगी, नॉर्मल गुड्स नहीं खरीदूंगी। नॉर्मल गुड्स हम तभी खरीदते हैं जब हमारी इनकम में राइज आता है। तो हेंस देयर इज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट, देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इनकम, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। Coming upon to question number 7, which of the following is an exception to the law of demand? Law of demand की exception क्या है? एक्सेप्शन और वी कैन से इट लिमिटेशन क्या है लॉ ऑफ डिमांड की? लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे होल्ड नहीं करता है, इन कौन से ऑप्शंस में से? तो सबसे पहले बात करेंगे एक एक करके, सभी ऑप्शंस को देखेंगे हम। इन्फीरियर गुड्स की बात करते हैं। तो व्हाट आर इन्फीरियर गुड्स? देखिए इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंपैरेटिवली चीपर दैन इट्स सब्सटीट्यूट या फिर दैन इट्स उसका जो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है उसके रिलेटिव, उसके कंपैरिजन में वो थोड़ा सस्ता है। जिस दिन आपके पास पैसे ज़्यादा हुए तो आपने थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट खरीद लिया, जिस दिन आपके पास पैसे कम हुए तो आपने रिलेटिवली कंपैरेटिवली चीपर प्रोडक्ट खरीद लिया। तो आपने जो चीपर प्रोडक्ट खरीदा वो हो गया आपका इन्फीरियर गुड, ठीक है। सपोज़ आपके पास किसी दिन आप कॉफ़ी पीते हैं तो आपने कहीं पे नॉर्मल जगह पे कॉफ़ी पी ली तो वो इन्फीरियर गुड हो गया। आपके पास किसी दिन पैसे ज़्यादा हैं तो आपने सीसीडी में जाके कॉफ़ी पी ली तो आपके पास तो वो थोड़ा सुपीरियर प्रोडक्ट हो गया। तो ये होते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो होल्ड ट्रू करता है, यानी इन्फीरियर गुड्स आर नॉट द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इन्फीरियर गुड्स के केस में भी व्हेन प्राइस गोज अप इट्स डिमांड डिक्रीजेस, याद रखना, ठीक है। बात आ जाती है नॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल गुड्स के केस में अभी हमने पहले किया था कि नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स हम ज़्यादा खरीदेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो तब भी हम नॉर्मल गुड खरीदेंगे, नहीं। अब इस केस में अगर प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे भी होल्ड्स ट्रू इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। देखिए अगर सपोज़ मेरी इनकम बढ़ रही है और मैं चाहती हूँ कि मैं कार खरीद लूँ, है ना, नॉर्मल गुड है तो मैं कार खरीदूँ क्योंकि मेरी इनकम बढ़ रही है, लेकिन कार्स महंगी होगी तो क्या मैं तो खरीदूँगी? फिर मैं नहीं खरीदूँगी। आई विल से नो, कि जब देखेंगे जब सस्ती हो जाएगी कार थोड़ी, देन आई विल परचेज, राइट।
तो ये होते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ट्रू होल्ड करता है, ठीक है। ऑप्शन सी को भी रहने देते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं, ईसीजी। व्हाट आर ईसीजी? ईसीजी आर दी essential consumer goods. Okay, what are ECG? ECG are the essential consumer goods which are very basic in nature. Those goods which are very basic in nature. Basic nature या basic character के goods कौन से होते हैं? For example, essential goods जो हैं बड़े सारे, जैसे कि food items हैं, ठीक है। food items comes under ECG. vegetable oil है, food item में ही आ गया वो भी है। क्लॉथिंग है, जो बेसिक मोबाइल फ़ोन है, बेसिक जो बड़ी सारी चीज़ें हाउस होल्ड में, तो उनको कहते हैं एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स। इन केस ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स ऑल्सो व्हेन प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज। प्राइस अगर किसी चीज़ के, फॉर एग्जांपल देखो प्याज महंगे हो गए, ठीक है, महंगे हो जाते हैं कभी, तो एसेंशियल गुड है, प्याज भी है ना, फूड आइटम है, तो हम क्या करते हैं भाई, उसकी डिमांड थोड़ी कम करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड इसका मतलब होल्ड ट्रू कर रहा है। तो बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, विच आर गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स बिल्कुल एक्सेप्शन है, लिमिटेशन है लॉ ऑफ डिमांड की। अब गिवन गुड्स होते क्या हैं, थोड़ा सा गिवन गुड्स के बारे में देख लेते हैं। गिवन गुड्स आर दोज गुड्स, देखिए किसी बुक्स में ना आपको इन्फीरियर गुड्स और गिवन गुड्स सेम लिखे होंगे कहीं पे, बट वो सेम नहीं होते हैं, अलग होते हैं, याद रखना, ठीक है। गिवन गुड्स आर दोज गुड्स जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑफ कोर्स एक्सेप्शन है ये, प्राइस इंक्रीजेज तो डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेज इन केस ऑफ गिवन गुड्स, याद रखना, प्राइस इंक्रीजेज डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेज। यानी कि गिवन गुड्स के केस में पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है प्राइस और डिमांड के बीच में। जब पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है तो लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि देयर इज अ नेगेटिव इफेक्ट इन प्राइस एंड डिमांड, राइट। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है गिवन गुड्स, तो दिस इज ऑब्वियसली एन एक्सेप्शन। गिवन गुड्स होते कौन से हैं? गिवन गुड्स हम ये मान के चलते हैं कि पुअर हाउस होल्ड जो है वो यूज़ करता है। दीज आर चीपर गुड्स, दीज आर चीपर गुड्स। ये पुअर हाउस होल्ड चीपर गुड्स कंज्यूम करता है, उनको हम गिवन गुड्स कहते हैं। अब क्यों इनकी प्राइस इंक्रीज़ करे तब भी हम इनकी डिमांड इंक्रीज़ करते हैं? तो हम ये मान के चलते हैं कि जो पुअर हाउस होल्ड है वो दो तरीके के चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, दो तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं। चीप गुड्स भी यूज़ करते हैं और कुछ गुड्स उनके पास एक्सपेंसिव भी होती हैं। अब ये कौन सी चीप और एक्सपेंसिव हो गई, छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, अपनी पर्सनली है उस पर नहीं लेना। देखिए सपोज़ मैं बोलूँगी पोटैटो हैं जी चीपर गुड्स, और सिंस आई एम वेजिटेरियन सो आई विल कोट वेजिटेरियन एग्जांपल। तो अगर मैं बोलूँगी कि जी पोटैटो हैं वो चीपर गुड्स हैं, और पनीर जो है या चीज़ जिसको हम बोलते हैं जी, पनीर या चीज़, ठीक है, पनीर जो है वो एक्सपेंसिव गुड है, मान लीजिए, ठीक है, जस्ट टू कोट एन एग्जांपल। तो अगर कोई जो पुअर हाउस होल्ड है वो पोटैटो का प्राइस सपोज इंक्रीज़ हो गया, वो पोटैटो भी खरीदते हैं, चीज़ भी खरीदते हैं, लेकिन अब क्या हुआ, पोटैटो का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो ये पुअर हाउस होल्ड वाले ये क्या करेंगे, ये चीज़ की कंजप्शन कम कर देंगे, ये चीज़ की को यूज़ करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे, और जो पैसे उसमें से बचे उन पैसों से भी वो पोटैटो ही खरीदेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो जो महंगी चीज़ है ना उसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, और वो वहाँ से जो पैसे जो एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं उनको वो रिलेटिवली चीपर गुड पे ही, या जो गिवन गुड है उस पे ही खर्चेंगे। तो ये होता है जी आपका गिवन गुड्स, राइट। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है। सो गिवन गुड्स इज डेफिनेटली एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस पॉइंट्स टू अ डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डिमांड फॉर अ पेरेंट प्रोडक्ट। टाइप्स ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है ये, कि आपने बताना है कि जब किसी पेरेंट प्रोडक्ट हो गया एक बड़ा प्रोडक्ट, ठीक है, पेरेंट प्रोडक्ट की जब डिमांड होती है तो उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की भी डिमांड आना शुरू हो जाती है, कुछ एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। पेरेंट प्रोडक्ट हो गया एक मेन प्रोडक्ट, उसके साथ कुछ एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड भी आना शुरू कर देती है। तो इनमें से वो कौन सी डिमांड कहलाएगी? क्या वो ऑटोनमस है, क्या वो डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स है, क्या वो शॉर्ट टर्म डिमांड है, या क्या वो डिराइव्ड डिमांड है? ऑप्शन नंबर डी ये नीचे आपको दिखेगा, ठीक है, सॉरी। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी विच इज़ डिराइव्ड डिमांड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। बाकी डिमांड्स को भी समझ लेते हैं। देखिए ऑटोनमस डिमांड जो है इट इज़ अ डिमांड विच अराइजेज एट इट्स ओन, अपने में नेचुरल जो डिमांड है दैट इज़ ऑटोनमस डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड है ये, ठीक है। डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो एक्सटिंक्ट नहीं होते हैं सिंगल यूज़ में एक्सटिंक्ट नहीं होते, जैसे फर्नीचर है, घर है, मकान है, कपड़ा है, कार है, ठीक है। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ड्यूरेबल गुड्स की हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जिनको एक ही बार एक्सटिंक्ट हो जाते हैं उनको कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जांपल फूड आइटम्स, दे आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, राइट।
नेक्स्ट आ गया शॉर्ट टर्म डिमांड। शॉर्ट टर्म डिमांड होगी जैसे सीजनल डिमांड है, गर्मी है तो कॉटन के कपड़े बिकेंगे, सर्दी है तो वूलन के कपड़े बिकेंगे, शॉर्ट टर्म डिमांड है, राइट, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म डिमांड। और लास्ट वाली जो है डिराइव डिमांड, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड हो गया जो ऑटोनमस के साथ हम पढ़ते हैं, ये ऑटोनमस एंड डिराइव डिमांड, दीज आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड डिमांड्स, ठीक है। तो डिराइव डिमांड कौन सी होगी, जब पेरेंट प्रोडक्ट में डिमांड, पेरेंट प्रोडक्ट की वजह से एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स की भी डिमांड हुई। अब कौन सी होगी, फॉर एग्जांपल देखिए घर बनाना है, आपने मकान बनाना है या बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग जो होगी वो होगी पेरेंट प्रोडक्ट, उसके साथ ब्रिक्स लगेंगी, सीमेंट लगेगी, बजरी लगेगी, देयर सो मेनी एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड, तो वो होगी डिराइव डिमांड। मतलब बिल्डिंग बनानी है तो डिराइव डिमांड किसकी होगी, सीमेंट की, ब्रिक्स की, ठीक है, उनकी डिराइव डिमांड होगी। Question number 9 says, in case of given goods, the slope of demand curve is। देखिए नॉर्मली जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है इट इज़ नेगेटिव, मैंने आपको बताया था पहले भी कि इट इज़ नेगेटिव अगर हम नॉर्मल केस में डिमांड कर्व की बात करें, लेकिन गिवन गुड्स जो हैं वो एक्सेप्शन हैं लॉ ऑफ डिमांड की। तो अगर अदरवाइज नेगेटिव होती है और ये इसकी एक्सेप्शन है गिवन गुड्स, तो इसकी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। सो वी हैव पॉजिटिव इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सिंस गिवन गुड्स आर द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कहता है कि डिमांड कर्व नेगेटिव होती है, तो गिवन गुड्स ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट कहेंगी, यानी कि ऑप्शन डी पॉजिटिव इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 10 says, if the demand for CNG increases as price of petrol increases, how are these goods related? ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन की टेक्निकलिटीज़ नहीं भी पता होंगी, फिर भी आप देख के भी, ऑप्शंस को देख के भी आप बता सकते हैं कि CNG और पेट्रोल जो हैं ये एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, है ना। CNG नहीं है तो पेट्रोल यूज़ कर लो, पेट्रोल नहीं है तो CNG यूज़ कर लो, तो दीज आर सब्सटीट्यूट गुड्स ऑब्वियसली, ठीक है। और वैसे भी हमें पता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है कि जब एक की डिमांड या जब एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, है ना। यही पढ़ा था हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी गोज अप, डिमांड फॉर द अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स गोज अप, तो दीज आर दी सब्स्टिट्यूट गुड्स। CNG की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, देखो यहाँ पे CNG की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड जो है CNG की इंक्रीज़ हो रही है, तो उस वजह से जो प्राइस है पेट्रोल का वो भी इंक्रीज़ करेगा, तो ऑब्वियसली दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 सेज, द लॉ ऑफ डिमांड इज मेजर्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ। लॉ ऑफ डिमांड जो है ये किसके परस्पेक्टिव से आप मेजर करते हैं? ऑप्शन ए इज कंज्यूमर, बी इज शॉपकीपर, सी इज सप्लायर, डी इज होलसेलर। सो ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड इज मेजर्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कंज्यूमर्स, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड जो है ये हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने के लिए स्टडी करते हैं, ओके। सप्लायर जो है ना, ऑप्शन नंबर सी, ये होता है सप्लाई साइड। देखिए जो भी मार्केट है ना, मार्केट की दो फोर्सेस होती हैं। मार्केट इज़ गवर्नड बाय टू फोर्सेस, वन इज़ डिमांड एंड अदर इज़ सप्लाई। तो डिमांड के बारे में तो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो दूसरा जो हम स्टडी करते हैं विच इज़ सप्लाई, ठीक है। आपके सिलेबस में डिमांड एनालिसिस के बारे में बताया गया है, तो हम डिमांड के MCQs कर रहे हैं, राइट। तो डिमांड जो है ये हम पढ़ते हैं किसके व्यू पॉइंट से, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कंज्यूमर्स, राइट। ये जो सप्लाई साइड है ये हम पढ़ते हैं सप्लायर और मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सप्लायर और मैन्युफैक्चरर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Coming upon to the last question for today's session, and a very important question, which is the demand for salt is. Question number 12 says कि जो डिमांड है सॉल्ट की वो क्या है, क्या वो इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, ज़ीरो है, या नन ऑफ दीज है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इलास्टिक एंड व्हाट इज़ इन इलास्टिक। देखिए इलास्टिक कहते हैं समथिंग विच इज़ सब्जेक्ट टू चेंज, कोई चीज़ जो वेरी कर पाए, ऑल्टर हो पाए या चेंज हो पाए, उसे क्या कहते हैं। देखिए इलास्टिक, इलास्टिक समझिए कि जो चेंज हो पाए, है ना, इलास्टिक है, चेंज हो रहा है या वेरी हो रहा है। और उसका ही ऑपोजिट है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब है समथिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट और समथिंग विच इज़ फिक्स्ड और कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब एक चीज़ आप याद रखना कि कोई भी जो बड़ी बेसिक या नेसेसिटी वाली चीज़ है या जो एसेंशियल चीज़ है, बहुत ही जो एसेंशियल चीज़ है ना,
उसकी जो डिमांड है वो हमेशा क्या होती है, इनइलास्टिक होती है. क्या होती है, इनइलास्टिक. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज इनइलास्टिक. अब अगर सपोज इसकी जगह ये क्वेश्चन होता, द डिमांड फॉर वाटर इज, क्या क्वेश्चन होता, द डिमांड फॉर वाटर इज. अगर वाटर की डिमांड की बात करें तो दैट इज ऑल्सो इनइलास्टिक. तो आपने याद रखना है, कोई भी जो बड़ी एसेंशियल चीज़ है उसकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होगी. ठीक है. एक रीज़न ये भी है इसको इनइलास्टिक कहने का कि देर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर वाटर, फॉर सॉल्ट, फॉर वेजिटेबल्स. तो वेजिटेबल्स की जो डिमांड है वो भी इनइलास्टिक है. इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, राइट. इनका कोई, एक तो इनका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, दूसरी इनका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, दूसरी बात ये है कि ये बड़ी ही एसेंशियल आइटम्स हैं, तीसरी बात ये है कि इनके ऊपर कंज्यूमर्स जो हैं इतनी भी इनकम स्पेंड नहीं करते कि जिनसे आपकी हाउस होल्ड की इनकम पे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़े, राइट. सो ऑल दीज आर दी रीजन्स वाई द डिमांड फॉर दीज आइटम्स आर सेट टू बी इनइलास्टिक, राइट. तो इनकी जो डिमांड है, सॉल्ट की हो गया, क्वेश्चन आ सकता है डिमांड फॉर सॉल्ट या द डिमांड फॉर वाटर या द डिमांड फॉर वेजिटेबल्स, इनकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है. देखिए कंपैरिजन में आपको बता देती हूँ. अगर आ जाता है द डिमांड फॉर बटर, फॉर एग्जाम्पल द डिमांड फॉर बटर इज, दैट इज इलास्टिक. द डिमांड फॉर बटर इज इलास्टिक. ठीक है. इलास्टिक क्यों है, बटर की डिमांड इलास्टिक क्यों है? देखिए बटर का सब्सटीट्यूट तो है, ऑब्वियसली बटर का सब्सटीट्यूट है घी. और अगर बटर कहीं कहीं तो खाते भी नहीं है, कहीं हाउस होल्ड तो शायद बटर या घी यूज़ भी नहीं करते होंगे, राइट. तो दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज, है ना, दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज, दैट इज़ वाई दिस इज इलास्टिक. बट दीज आर नॉट सब्जेक्ट टू चेंज. वाटर का या इनका एयर हो गई, बेसिक जो चीज़ें हैं, सॉल्ट हो गया, दीज आर वेरी बेसिक इन नेचर, जिनकी ऑप्शंस या जिनको मतलब चेंज जिनका होना पॉसिबल नहीं है. ये होनी ही होनी है, इनका यूज़ होना ही होना है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है. ये नहीं समझ के चलना कि वाटर की जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है तो इसलिए, नो, सप्लाई की बात नहीं है इसमें. ठीक है. यहाँ पे है कि इनका यूज़ पानी का, सॉल्ट का, इसका यूज़ होगा ही होगा, हर हाउस होल्ड में होगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ फिक्स्ड और इट इज़ इनइलास्टिक, राइट. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन for question number 12. So this is all for today's session. Thank you. Take care. Bye-bye.